मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है आशीष? यस। ओके ओके, तो सबने नोट कर लिया है। तो नेक्स्ट जो है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो टॉपिक आप लिख लो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इसी के बेस पे करेंगे जो अभी हमने देखा है। ये जो मैंने बोला था कि लाइट आई, मतलब ये रेयर मीडियम समझ लीजिए, समझ गए होंगे, ये डेंसर मीडियम। लाइट आई, रिफ्रैक्ट हुई, और यहाँ पे हमने प्लेन मिरर रख दिया। तो जब प्लेन मिरर उस पर नॉर्मल इंसिडेंट हुई तो लाइट उसी पाथ को रिट्रेस करके निकल गई। ठीक है, लाइट क्या करके निकल गई? रिट्रेस करके निकल गई। तो एक इक्वेशन जो यहाँ से बनी फर्स्ट फिनोमेना से, यहीं से आप इसी जो आपने ये नोट किया इसी के आगे कंटिन्यू कर सकते हो। साइड में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यूज कर लेंगे। तो एक इक्वेशन जो बनी वो ये बनी, दैट इज साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू वन। और जो दूसरी इक्वेशन बनी वो बनी साइन आर बाय साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन टू। तो बाय मल्टीप्लाइंग वन एंड टू, आप वन और टू को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? साइन आई बाय साइन आर इंटू साइन आर बाय साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू वन इंटू म्यू वन टू। तो कैंसिल हो गया तो क्या मिल गया? म्यू टू वन इंटू म्यू वन टू। दैट मीन्स म्यू टू वन जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है म्यू वन टू का। यानी कि अगर आप रिवर्स मीडियम कर दो और केसेस देखो तो बस कुछ नहीं, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। ठीक है, जैसे कि आपको दिया हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और आपसे पूछे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालो, तो कुछ नहीं है, इसका रिवर्स कर दो, यानी कि ये है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्लियर है? सेम डायग्राम के बेस पे, सेम कॉन्सेप्ट के बेस पे जस्ट हमने इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया है और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आ गया है। किसी को कोई डाउट नहीं है तो इसको जल्दी से नोट कर लेंगे। यस सर। कर लिया सभी ने नोट? यस सर। तो आप लोगों ने नोट कर लिया है। तो नेक्स्ट जो है वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम देख लेते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में पहला लिखिए रियल एंड एपरेंट डेप्थ। यानी कि जैसे आप देखते होंगे कि जो कोई चीज़ अगर पानी के अंदर रखा है तो आपको लगता है कि वो थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि उसकी डेप्थ कम है।
बट एक्चुअल में वो डेप्थ उतनी नहीं रहती, उससे ज़्यादा रहती है। तो एक एप्लीकेशन ये है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है। एप्लीकेशन में अगर आप बात करोगे तो सबसे पहला क्या है, रियल एंड एपरेंट डेप्थ। फॉर एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को डायग्राम के बेस पे, ये वाटर है। तो लेट्स से कि जो कॉइन है यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो रियल आपको डेप्थ दिखेगी, क्योंकि ये रे जो है वो हमेशा ऐसे स्ट्रेट निकल जाएगी, मतलब ये आईज में, ठीक है। रे ऐसे सीधी आंख में जाएगी तो आपको डेप्थ दिखेगी। बट अगर आप साइड से देख रहे हो तो जैसे कि ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं इस पे, तो जो इससे रे जाएगी वो ऐसे जाएगी, रे ऐसे जाएगी। और आप देख रहे हो कि ये क्या है, वाटर है, ये वाटर है, ये एयर है। तो वाटर क्या होता है, डेंसर होता है एयर के कंपेयर में। तो रे कैसे जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है। तो डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब कोई पर्सन देख रहा होगा तो इसको क्या होगा कि ये जो रेत है, ये इसको लगेगा कि जो रे है वो यहाँ से आ रही है। कहाँ से आ रही है, यहाँ से, ठीक है। तो उसको ऑब्जेक्ट यहाँ दिखेगा, उसको ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। तो ये चीज, यही केस है रियल और एपरेंट डेप्थ का फर्क, यही कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप देखो तो ये पूरी रियल डेप्थ हो गई और ये एपरेंट डेप्थ हो गई। एपरेंट डेप्थ को हम किससे दिखा दें, एपरेंट डेप्थ को आप डी से दिखा दो, ठीक है। और रियल डेप्थ को आप आर से दिखा दो, आर से दिखा दो, ठीक है। रियल डेप्थ आपका क्या हो गया, आर से दिखा दिया। तो ये एपरेंट डेप्थ, यहाँ पे डी है एपरेंट डेप्थ और आर है रियल डेप्थ। तो इसमें जब रियल डेप्थ गिवन हो और आपको एपरेंट डेप्थ निकालना हो तो जस्ट आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज म्यू इज इक्वल टू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रियल डेप्थ टू द एपरेंट डेप्थ, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए, रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ, जो कि फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे, जिसके बेस पे आप एपरेंट डेप्थ इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा क्या है कि अगर आपको रियल डेप्थ पता है, एपरेंट डेप्थ पता है, तो आपको शिफ्ट पता चल जाएगा कि जो शिफ्टिंग है यानी ओ से ओ डैश के बीच का जो डिस्टेंस है, शिफ्टिंग है, ये कितना है। तो या तो आप इसको पूरा निकाल के सॉल्व करो, या फिर आप क्या करो, नॉर्मल शिफ्ट यानी कि जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो भी अप्लाई कर सकते हो, जहां पे नॉर्मल शिफ्ट लिखिए एक डेफिनेशन, एपरेंट शिफ्ट, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखवा दो, हाँ। इसकी तो नहीं है, एक लाइन ही लिख लो रियल और एपरेंट डेप्थ में, इसमें लिख लीजिए, इट इज ऑन अकाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इट इज ऑन अकाउंट ऑफ it is on account of refraction of light that that the apparent depth of an object placed in denser medium is less than the real depth, is less than the real depth,
ठीक है, इसको नोट कर लो और फिर नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला लिख लो, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। अभी करता हूँ। नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू क्या है, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हो, टी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय म्यू एपरेंट डेप्थ का। ठीक है, नॉर्मल शिफ्ट का, सॉरी, नॉर्मल शिफ्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला है टी के आर लिखो, रियल डेप्थ हमने टी मान आर माना, आर रिफ्रैक्शन को भी मान रहे, आर मत लीजिए आप, टी ले लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, टी, तो यहाँ टी रहने दो। ठीक है, टी क्या है यहाँ पे, रियल डेप्थ 1 माइनस 1 बाय म्यू, ये दूसरा फॉर्मूला है। अगर आपको रियल डेप्थ पता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो उस बेस पे आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, आपको एपरेंट डेप्थ निकालने की जरूरत नहीं है अगर उसने सिर्फ नॉर्मल शिफ्ट पूछा है। नॉर्मल शिफ्ट का मतलब है कि ओ से ओ डैश के बीच का डिस्टेंस, ओ से ओ डैश के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, बट आपको एपरेंट डेप्थ निकालने के लिए बोला है तो आप म्यू और रियल डेप्थ के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, it is on account of refraction of light, it is on account of refraction of light that the apparent depth of an object placed in denser medium is less than the real depth. उसके बाद नॉर्मल शिफ्ट का लिख लो, नॉर्मल शिफ्ट की डेफिनेशन लिख लो, नॉर्मल शिफ्ट, the height through which the height through which the height through which an object appears to be raised in a denser medium is called normal shift, normal shift, the shift through which an object appears to be raised in a denser medium is called normal shift। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। किसी को कोई डाउट? निशु, चंचल, दिव्यांशु? ओके, so next application, apparent shift in the position of the sun, shift in the position of the sun at sunrise and sunset, apparent shift in the position of the sun at sunrise and sunset। ठीक है, जो हमें सनराइज और सनसेट का जो टाइम है वो सनराइज जो होता है वो 2 मिनट पहले हो जाता है और सनसेट जो होता है वो 2 मिनट बाद होता है। तो ये जो है कॉन्सेप्ट जो है ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट टाइम जो है 2 मिनट का ही होता है। तो ये किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। और भी चीज़ें हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड ये सब चीज़ें। तो इसमें क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप देखो, लेट्स से कि ये अर्थ है और ये होरिजन है, मतलब आप अगर यहाँ पे खड़े हो तो आपके लिए ये होरिजन है और सन अभी यहाँ पे है। तो जब सन की रेज हैं वो रिफ्रैक्ट करते हुए आपके पास आई, आपके पास क्या है, आई, आपकी आईज में पड़ी। तो पर आपकी आईज क्या सोचती है, लाइट कैसे आ रही है, स्ट्रेट आ रही है। तो आपको लगता है कि सन यहाँ पे है, बट एक्चुअल में वो क्या है, होरिजन के नीचे।
इसलिए आपको जो सनराइज है वो 2 मिनट पहले मिल जाता है। सेम कॉन्सेप्ट सनसेट का है कि सनसेट में क्या है कि रेज आ यहाँ से रही हैं, आपको लगता है सन यहाँ पे है तो सनसेट अभी हुआ नहीं है, बट एक्चुअल में सनसेट हो चुका होता है। तो ये दो में मतलब रिफ्रैक्शन की वजह से आपको डिले इन टाइमिंग सनराइज और सनसेट जो है वो दिखता है। इसका पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने लिखवाना पड़ेगा, बट आप लोग नोट कहीं से भी मिल सकती है, एनसीईआरटी में भी है, तो वहाँ से नोट कर सकते हैं। मेन है कॉन्सेप्ट को समझना कि ऐसा क्यों होता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, प्लीज पूछिए, छोटा सा भी डाउट है तो। निशु, चंचल, दिव्यांशु, सोनिया, मनीष, समीर, एनी डाउट? क्लास अब 4 बजे ही हुआ करेगी, तो देख लीजिए, मैंने आज माइंड में कहा है क्योंकि पता नहीं आप लोगों को याद हो ना हो। क्लास अब 4 बजे ही हुआ करेगी। किसी को कोई डाउट नहीं है? क्लियर है सभी को? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय। हाँ, एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है बेसिकली, टेस्ट के बारे में है। 1 to 4 का टेस्ट होगा एक साथ, तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर लो, मे बी नेक्स्ट संडे। और जो टेस्ट चेक नहीं हुए हैं, मैं आई ट्राई कि वो इस हफ्ते आपको चेक होके मिल जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट संडे मोस्ट पर 90% कि आपकी 1 to 4 का टेस्ट होगा कंबाइंड वे में, फिर 4 to 8 का होगा। तो आप प्लीज़ प्रिपरेशन कर लें, तैयारी कर लें। आई होप एग्ज़ाम्स भी काफ़ी लोगों के हो गए होंगे, सबके ऑलमोस्ट। तो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें, ठीक है? एक हफ्ता आपको रेस्ट मिल गया, अब आप स्टार्ट करो। ओके, कर दूंगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय। बाकी को रिप्लाई करने नहीं आता क्या बाकियों को? हैं? लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल किए थे मिरर फॉर्मूले और लीनियर मैग्निफिकेशन के बेस पे, तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों ने अभी तक मिरर फॉर्मूला डिराइव करना सीख लिया है, वर्चुअल और वर्चुअल एंड रियर व्यू के बेस पे, रियल इमेज के बेस पे। तो आपको अच्छे से पता है कैसे करना है। देन हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे जिसके अंदर मिरर फॉर्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन के बेस पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। नाउ आज हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप लोग टॉपिक लिखेंगे नया, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या है बेसिकली, जैसे रिफ्लेक्शन में लाइट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जा रही है, यानी कि किसी भी सरफेस के ऊपर, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो ऐसे में जो लाइट है वो सेम मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसमें मीडियम में कोई चेंज नहीं आता है जिस मीडियम में वो ट्रैवल कर रही है। बट रिफ्रैक्शन के अंदर जब लाइट एक मीडियम से एक मीडियम में किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है, तो वो रिफ्लेक्शन होने की बजाय उस मीडियम उस ऑब्जेक्ट के सरफेस से पास हो जाती है, पास थ्रू हो जाती है, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है। तो ऐसे में जब वो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ पाथ है वो चेंज हो जाता है, यानी कि डेविएट हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जो डेविएशन है वो दो तरीके से होता है, दो डायरेक्शन में डेविएट हो सकता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फॉर एग्जांपल के लिए, ये एक सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, जिसमें ये मीडियम हो गया जो कि एक रेयर मीडियम है, और ये एक मीडियम हो गया जो कि एक डेंसर मीडियम है। रेयर डेंसर को पहचानने का मतलब सिंपल यही है कि बहुत केसेस में आप अगर ऐसे कहोगे कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसका वो मीडियम ज़्यादा डेंसर है, बट ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है और उस वो मीडियम डेंसर होता है, तो ये ऐसे के कई से कॉन्ट्राडिक्शन एग्जांपल हैं, जैसे कि ऑयल, जो केरोसिन ऑयल होता है उसमें रिवर्स केस हो जाता है,
तो कभी भी हम ये नहीं कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहा हूँ, सॉरी, डेंसिटी, डेंसिटी, कि जो मीडियम ज्यादा डेंसिटी शो करता है वो डेंसर मीडियम होता है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो रेयर मीडियम होता है, ये कहना गलत होगा। हाँ, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो ज्यादा डेंसर होगा एज कंपेयर टू जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर है। तो ये पहचानने का तरीका बस यही है कि जब भी आपको दो पेयर ऑफ मीडियम दिया जाए तो यू हैव टू चूज, यू हैव टू सी दैट कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो डेंसर मीडियम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका वो मीडियम रेयर होगा। तो दिस वे यू कैन डिसाइड विच मीडियम इज रेयर और विच मीडियम इज डेंसर। नाउ अगेन यहाँ पे ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो एक नॉर्मल लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ये चीज आपने सीखी हुई है, थोड़ा सा एक रिवीजन टाइप हो रहा है। रेयर मीडियम में आपने ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब नॉर्मल में ये रे इसमें इंसिडेंट हो रही है, जिसके अंदर ये एंगल आई इंसिडेंट एंगल बन रहा है, और ये इंसिडेंट रे हो गई। बट जब मीडियम रेयर से डेंसर में जाएगी तो यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि उसके पाथ में चेंज आएगा। पाथ में चेंज आने का मतलब है कि इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे, बट ऐसे न जाके वो क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो ये एंगल क्या बन जाएगा, रिफ्रैक्शन एंगल बन जाएगा, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेम केस अगर आप देखो रिवर्स केस में, यानी कि डेंसर, इसको मैं यहीं दिखा देता हूँ, अलग से बनाने की। अगर केस हो तो ये आपने नॉर्मल ड्रॉ किया और ये रे आई जिसमें ये एंगल ऑफ इंसिडेंट बन गया, यानी कि जो रे है वो डेंसर मीडियम से आ रही है। रे कैसे आ रही है, डेंसर मीडियम से आ रही है। तो डेंसर मीडियम से जब रे आ रही है तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका पाथ कैसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। बट अब वो रेयर, डेंसर से रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, और ये एंगल क्या बन जाएगा, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपको यही ध्यान रखना है कि रेयर टू डेंसर मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर टू रेयरर, रेयरर मीडियम अगर होगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ये केस आपका इसमें होगा। यहां तक बात सभी को क्लियर है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन लिख लीजिए। द फिनोमेना ऑफ द चेंज इन द पाथ, द फिनोमेना ऑफ द चेंज इन द पाथ, द फिनोमेना of the change in the path of light, as it passes through, as it passes, as it passes obliquely, as it passes obliquely from one transparent medium, from one transparent medium to another, from one transparent medium to another is called refraction of light. The phenomena of the change in the path of light, the phenomena of the change in path of the light as it passes, as it passes obliquely, as it passes obliquely from one transparent medium, from one transparent medium to another is called refraction of light, is called refraction of light. ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे दो केस ये बन सकते हैं, और तीसरा केस जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि मान लीजिए नॉर्मल आपने ड्रॉ किया है और जो रे है वो नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, तो रे जो है वो स्ट्रेटली निकल जाएगी। यानी कि इस केस में, यानी कि जब रे रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है
तो इस केस में जो एंगल आई है वो एंगल आर से बड़ा है। इस केस में जो एंगल आई है वो एंगल आर से छोटा है, और इस केस में जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल है, दैट मीन्स जीरो। दैट मीन्स जीरो। ठीक है, क्लियर होगा? ये डायग्राम आप लोग बना लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बन जाए तो बता देना। बन गया सभी का? यस सर। Yes. निशु, चंचल, दिव्यांशु? यस सर। रिप्लाई कर दिया करो जब बन जाए जल्दी से। तो नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सर आधा मिनट रुक जाओ। अच्छा, रुक गया, आधा मिनट रुक गया। ओके सर। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट लॉ लिखेंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट लॉ। इसके अंदर द इंसिडेंट रे, ये आप सभी जानते हैं, द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्रैक्टेड रे and the normal to the interface, the incident ray, the refracted ray and the normal to the interface, at the point of incidence, at the point of incidence, all lie in the same plane, all lie in the same plane. The incident ray, the refracted ray and the normal to the interface at the point of incidence all lie in the same plane. सेम बात है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों ही सेम ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, मतलब बोर्ड पे ही लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है रिफ्रैक्टेड रे बाहर निकल गई, तो सेम प्लेन पे लाई करते हैं। सेकेंड लॉ लिखिए। द रेशियो ऑफ द साइन, द रेशियो ऑफ द साइन, the ratio of the sine of the angle of incidence, the ratio of the sine of the angle of incidence and the sine of angle, and the sine of the angle, the ratio of the sine of the angle of incidence and the sine of angle of refraction is constant, is constant for a given pair of media, for a given pair of media. ठीक है, तो
सो ये केस आपका हुआ। नाउ द थिंग इज, ये आप समझ गए डेफिनेशन में, लॉज में, कि पहला तो यही कहता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे जो है वो सेम प्लेन में लाई करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। और जो सेकेंड लॉ है वो ये कहता है कि जो रेशो है साइन ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्शन वो कांस्टेंट होता है। ये आपने सीखा हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा यही समझाना चाहूंगा सेकंड लॉ को। सेकंड लॉ में लास्ट, मतलब इसके बाद जो अभी सेकंड लॉ लिखा है उसके बाद लिख देना, इट मीन्स साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू 1, इज इक्वल टू म्यू टू 1। ठीक है, विच इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट के बराबर होता है, और इसी को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं। स्नेल्स लॉ अभी हम आगे भी पढ़ेंगे थोड़ा पर्टिकुलर वे में, अगर जरूरत पड़ी तो। बाकी इतना भी काफ़ी है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक किसी को कोई भी सर। डाउट, किसी को कोई डाउट है? चंचल, निशु, दिव्यांशु, एनी डाउट्स? मनीष, सोनिया? नो सर। ठीक है, सो एंगल आर रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो इन दोनों का रेशियो जो निकाला जा रहा है आई और आर। यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन है। राइट रिफ्लेक्ट होता है, 10th में पढ़ा था ना, लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाती है, तो वही एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है यहाँ पे। क्लियर अचित? लेट कहाँ हो गए आप? ठीक है, यहाँ तक बात आप समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली द रेशियो किसी भी मीडियम का। अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना चाहते हैं तो बेसिकली वो यही कहेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडिया इज नोन एज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसका रेशियो जब आप निकालोगे तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। जैसे कि जब लाइट किसी मीडियम में पास होती है तो उसकी स्पीड में चेंज आ जाता है, यही रीजन होता है कि उसके अंदर रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो स्पीड ऑफ वैक्यूम में सेम रहती है, यानी कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो सेम रहती है, बट लाइट जब किसी मीडियम में एंटर करती है तो उसकी चेंज हो जाती है। तो उस मीडियम का अगर निकालना है तो एयर के साथ अगर हम कंपेयर करें तो जो वैल्यू हमें मिलती है कांस्टेंट वैल्यू, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। उसी के बेस पे, यानी कि बेसिकली जो हम रेयर डेंसर डिसाइड कर रहे हैं वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे डिसाइड कर रहे हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफर करेगा? स्पीड ऑफ लाइट के बेस पे, क्योंकि हर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इसीलिए जो रिफ्रैक्शन है और जो मीडियम है रेयर डेंसर में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं the refractive index of a media for a light of given wavelength of given wavelength. The refractive index of media for a light of given wavelength may be defined as the ratio of the speed of light in vacuum to its speed in that medium, vacuum to its speed in that medium. So refractive index जो होगा वो क्या आ गया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? देखो दो सिंबल हो सकते हैं, एक होगा आपका म्यू जो कि हम यूज ही करते हैं, बट जो एनसीईआरटी होती है वो यूज करती है एन। तो म्यू कह लो या फिर एन कह लो, दो सिंबल इसके होते हैं।
जो कि किसके बराबर होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये जब भी रेशो आएगा तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। ठीक है, अब ये है, इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर मीडियम की बात कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, पर्टिकुलर मीडियम को कहलाता है। तो ये आपका हो जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर के लिए अगर आप निकालोगे तो मान लेते हैं कि वो हमारे लिए क्या है, म्यू ए है। ठीक है, या म्यू वन मान लीजिए, सिंपल वे में म्यू वन मान लीजिए। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अगर मैं ग्लास का निकालूं तो वो मैंने लेट कर लिया कि म्यू टू। अब ये जो म्यू वन और म्यू टू है वो एयर के लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और म्यू टू ग्लास के लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। बट फॉर एग्जाम्पल आपने अगर पेयर बना दिया, पेयर कैसे बना दिया कि यहाँ ग्लास है और यहाँ पे एयर है, तो अब ये दो पेयर ऑफ सेट हो गए, है ना, पेयर ऑफ मीडियम हो गए, दो पेयर ऑफ मीडियम हो गए, और यहाँ पे लाइट का इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन केस होगा। तो अगर ये चीज हो गई तो ऐसे केस में जब आप दो पेयर का रिलेटिवली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो हम उसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर आप निकालोगे तो वो हो गया म्यू टू वन। ठीक है, क्या हो गया, म्यू टू वन, यानी कि ग्लास और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वन, इस तरीके से लिखते हैं। और दूसरा तरीका लिखने का होता है, और करके लिख लीजिए ये। ठीक है, और ये होता क्या है बेसिकली, जैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, तो ये हो जाएगा म्यू टू बाय म्यू। समझ में आई बात। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पर्टिकुलर मीडियम की अगर बात करोगे तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट जब आप दो मीडियम का कंपेयर करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो ऐसे में वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं उसे। एंड जब उसको लिखने का जो तरीका है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो हो जाएगा म्यू टू वन, क्योंकि इसका टू है और इसका वन है। और दूसरा तरीका यह है कि वन ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और रेशो क्या बनेगा, म्यू टू बाय म्यू वन। क्लियर है। अब आगे यहां तक बात सभी को क्लियर है कि नहीं, ये बताइए। यस सर। Yes, sir. यस सर। सबको क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी ना। अगर हम बात करें, म्यू इज इक्वल टू होता है सी बाई वी, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई वी। तो अगर मैं म्यू वन की बात करूंगा तो वो होगा सी बाय वी वन, और म्यू टू की बात करूंगा तो वो क्या होगा, सी बाय वी। रेशो अगर पुट करोगे तो यहाँ पे अगर आप देखो, इनकी जगह अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो सी बाय वी टू इंटू सी बाय वी वन, यही होगा, सी बाय वी वन। सी से सी कैंसिल हो गया, तो आपने क्या देखा, म्यू टू वन जो है वो म्यू टू बाय म्यू वन होता है, विच इज इक्वल टू वी वन बाय वी टू होता है। स्पीड का इनवर्स रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है, स्पीड का रेसिप्रोकल हो गया। तो ये चीजें हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए जो आपको याद रखनी है। ये जो चीज है, इस चीज को आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो इस तरीके से आप वैल्यूज को निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका, अब आप देख लो यहाँ पे स्पीड है, तो वेवलेंथ के सेंस में भी यहाँ पे आ सकता है, जैसे कि वेवलेंथ, स्पीड और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, कोई मेरे को बताएगा। स्पीड और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, या चलो स्पीड और फ्रीक्वेंसी में या वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी में, इससे कुछ याद हो रिलेशन किसी को। सी इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, हाँ वही बात है, ठीक है। न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो स्पीड यहाँ से सी इज इक्वल टू क्या आ गई, न्यू लैम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ है, तो यहाँ से आप
फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहती है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है, वेवलेंथ जरूर चेंज हो जाता है, कैंसिल होगा तो वेवलेंथ अपॉन में वेवलेंथ। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि हमने देखो एक ही चीज से कितने सारे फॉर्मूले निकाल लिए हैं। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, और अगर क्लियर है तो जल्दी से इसको नोट कर सकता है और फिर मेरे को बता दे कि आपने नोट कर लिया है। किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो वो पूछ सकता है। नो इशू है, सर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया सर। सबका हो गया? चलिए, तो ये सबका हो गया है। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इसमें लिखिए लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया। लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड्स, light travels with different speed in different media. The bending of light or refraction, the bending of light or refraction occurs due to the change in the speed of light. The bending of light or refraction occurs due to the change in the speed of light as it passes from one medium to another. As it passes from one medium to another. ठीक है, यानी कि जब भी मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसमें स्पीड, मैंने पहले बताया कि लाइट की स्पीड में चेंज आता है और उसी चेंज की वजह से वो क्या करता है, वहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, उसके पाथ में चेंज आता है। जितना ज़्यादा चेंज आएगा उतना ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा, यानी उतना ज़्यादा डेविएशन आएगा। जितना कम चेंज आएगा उतना ही कम डेविएशन, कम रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये रीज़न है। स्नेल्स लॉ आपने पढ़ लिया है। स्नेल्स लॉ को मैं एक बार और एक्सप्लेन करना चाहूँगा थोड़ा सा कि किस तरीके से वो फॉर्मूला बनता है, क्योंकि यहाँ पे अभी आपने सिर्फ एक ही तरीके से पढ़ा है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू। अब आपको पता है कि अब रोल आ गया म्यू टू बाय म्यू टू म्यू वन या म्यू वन टू, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट या फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो ऐसे अगर रिवर्स कर दें तो उससे स्नेल्स लॉ पे क्या फर्क पड़ता है। तो जो बेसिक है स्नेल्स लॉ का वो क्या कहता है, ये तो आपने एकदम फाइनल देख लिया। बेसिक क्या कहता है स्नेल्स लॉ का, उसको जरा समझना जरूरी है। जैसे कि मैं एक डायग्राम के बेस पे आपको समझाता हूँ। ये मीडियम वन हो गया, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वन और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स टू। ठीक है, ये हो गया। और ये लाइट जा रही है, ये ऐसे जा रही है,
जिसमें μ1 इज लेस देन μ2, यानी कि ये रेयर है, ये डेंसर है। ना तो केस इज ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। अब स्नेल्स लॉ जो आपको बनाने का तरीका बेसिक जो इसमें है, वो बेसिक ये कहता है कि आपको प्रोडक्ट, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है, किसी भी एक मीडियम का जो प्रोडक्ट होता है वो दूसरे मीडियम के इक्वल होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। समझ गए? यानी कि अगर हम एक मीडियम का प्रोडक्ट निकालें, प्रोडक्ट किसका निकालें? साइन ऑफ एंगल इनटू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन ऑफ एंगल इनटू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, फॉर पर्टिकुलर मीडियम इज कांस्टेंट, ये ध्यान रखना। यानी कि ये जो होता है ये कांस्टेंट होता है। कैसे? जैसे अगर मैं इस मीडियम की बात करूं, मीडियम 1 की, तो मीडियम में साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल, एंगल क्या है? आई, और इनटू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि μ1। ठीक है, क्या रहेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है चेंज नहीं होगा। अब चेंज कैसे नहीं, किस वे में चेंज नहीं होगा? मतलब हम अगर मीडियम चेंज कर दें तो उससे इनका प्रोडक्ट चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने अगर मीडियम चेंज कर दिया तो उससे प्रोडक्ट चेंज नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट अगर मैं मीडियम यानी सेकंड मीडियम की बात करूं तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? साइन ऑफ एंगल इनटू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हो गया साइन ऑफ एंगल यानी कि साइन आर, साइन आर इनटू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बात समझ में आई? बेसिकली किसी एक मीडियम का साइन ऑफ एंगल इनटू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरे मीडियम का साइन ऑफ एंगल इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं एंगल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई और आर जिस वे में आप देखना चाहो, आई को पहले लोगे तो आई हो जाएगा, आर को पहले लोगे तो आर हो जाएगा। तो साइन ऑफ एंगल इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, यानी कि कांस्टेंट, यानी कि सेम होता है। अब इस बेस पे अगर आप देखो तो साइन आर अगर नीचे आएगा तो ये बनेगा साइन आई बाय साइन आर, और ये बन जाएगा μ2 बाय μ1, है ना। और इसी μ2 बाय μ1 को हम अभी क्या लिखे थे? μ2 1 या μ2 1, इस तरीके से अभी हमने लिखा था। तो स्नेल्स लॉ में जो म्यू होता है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता, ये नहीं होता, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो दो मीडियम के बेस पे होता है। यही चीज अगर मैं रिवर्स कर देता, जैसे कि मान लो लाइट ऐसे जा रही है, ठीक है, अगर ऐसे देख रहा तो क्या बनता? साइन आर, क्योंकि जिस तरफ से लाइट आती है उसको पहले लेते हैं, तो साइन आर इनटू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन आई इनटू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि μ1। तो ये क्या बन जाता है? साइन आर बाय साइन आई इज इक्वल टू μ1 बाय μ2। दैट मीन्स क्या बनता? μ12 या μ12। तो ये बेसिक है, स्नेल्स लॉ का ये बेसिक है कि इस बेसिक के बेस पे ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, इस बेसिक के बेस पे ये फॉर्मूला बनता है। क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो एक बार डन सर, ओके सर, या कह दो या लिख दो, जो भी है, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप लोगों को समझ में आ गया। और Yes, नहीं sir. समझ, जिसको नहीं आया वो पूछे। Yes, sir. निशु, दिव्यांशु, चंचल, ये μ1 इज लेस देन μ2 क्या है? मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम है, तो मतलब ये जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो रेयर मीडियम होता है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो डेंसर मीडियम होता है। ओके। क्लियर है सभी को? ठीक है, मतलब क्लियर है। ओके, तो ये नोट कर लो, बेसिक जो मैंने ये बताई है इसको नोट कर लो ताकि ध्यान रहे आपको, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसी के बेस पे मैं रिवर्सिबिलिटी यानी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी समझा दूंगा, यही डायग्राम के बेस पे। सर हाँ जी।
सर जो म्यू1 है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, लेकिन जब उसका रेशियो निकालेंगे म्यू1 बाय म्यू2 तो फिर वो रिलेटिव हो गया। म्यू1 रिलेटिव नहीं हो गया, वो पूरा रिलेटिव हो गया, मतलब इस पूरे को रिलेटिव बोलोगे आप, पर्टिकुलर को रिलेटिव नहीं बोलोगे ना, आप इस पूरे को रिलेटिव बोलोगे। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ एक मीडियम का हुआ, जैसे कि मान लो ये एयर है, तो एयर का मैं वैक्यूम के साथ अगर देखूं, क्योंकि एयर का मतलब वैक्यूम नहीं होता है, वैक्यूम का मतलब वैक्यूम, जैसे कि अगर आप अर्थ के बाहर जाओगे तो वहां पे वैक्यूम है, लाइट ट्रेवल करती है, तो वहां पे 3 × 10⁸ है। पर जब से वो एयर में आती है तो एयर में भी वेरिएशन, लाइट की स्पीड में वेरिएशन आ जाता है, तो ऐसे में उसकी स्पीड, लाइट ऑफ स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर मैं एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट को वैक्यूम के कंपेयर में देखूंगा तो कम होगी, तो ऐसे केस में जो एयर है, एयर के अंदर स्पीड ऑफ, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो। वहीं अगर मैं पर्टिकुलर ग्लास की बात करूं तो ग्लास को आप वैक्यूम में रखो, एयर में मत रखो। अगर आप एयर में रखोगे तो फिर आपका एब्सोल्यूट नहीं निकल पाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि जो ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट में जो चेंज आ रहा है वो वैक्यूम के कंपेयर में आ रहा है, ना कि एयर के कंपेयर में आ रहा है। एयर भी एक मीडियम है, ठीक है, तो मीडियम नहीं होना चाहिए। अगर आप पर्टिकुलर की बात करें तो सिर्फ वो अकेला मीडियम होना चाहिए, यानी कि अगर मैं एयर बात करूं तो वहां पे सिर्फ एयर है और फिर वैक्यूम है, और उसके कंपेयर में आप चेक कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं ग्लास की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ ग्लास है और फिर वैक्यूम है, एयर नहीं है, तो आप सिर्फ ग्लास का वैक्यूम के साथ देख लो, तो उस केस में एब्सोल्यूट है। बट अगर आप ग्लास को एयर में रख दोगे तो देन अगर आप देखोगे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब अगर आपने ग्लास को एयर में रख दिया और फिर अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखोगे तो ऐसे में वो फिर रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर होगा, या फिर इसका रिवर्स कर लो कि आपने एयर को ग्लास के अंदर कर दिया और फिर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हो तो वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये डिफरेंस है। समझ में आया? और किसी को कोई डाउट? क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है, रिकनेक्ट कर लीजिए, मैं रीहोस्ट कर रहा हूँ।